चलो अच्छी बात है ये तो। आपको लगा कि वही कुछ होगा। कौन? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था और उसमें आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आप इसमें पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? हाँ, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा है आपने। चलिए, नहीं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़े हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके बाद क्या पढ़ा आपने? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद पढ़ा आपने oogenesis। एंड अगर हम इन सारी चीजों को देखें सीक्वेंस में, इनके लिए एक स्पेशल टर्म्स यूज होती है। हर एक फिनोमेना के लिए, हर एक घटना के लिए एक विशिष्ट टर्म्स है। तो सबसे पहले आपने देखा प्यूबर्टी। एक चीज आती है प्यूबर्टी, ठीक। प्यूबर्टी वो एज होती है जब, कौन सी एज होती है प्यूबर्टी फरहान? when individual is able to produce gametes। जब कोई इंडिविजुअल इस चीज के एबल हो जाता है, योग्य हो जाता है कि वो गैमीट्स को क्या कर सके, मैच्योर गैमीट्स को प्रोड्यूस कर सके। इसको मैच्योर गैमीट्स को, है ना। अब गैमीट फॉर्मेशन फीमेल में भी है, और आपको पता है क्या बेसिक अंतर है मेल और फीमेल के गैमेटोजेनेसिस में या गैमीट प्रोडक्शन में? पता है किसी बच्चे को? हम्म? बताया था ये तो हमने, एक शार्प अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है, शार्प। आइए, बताएगा कोई? रिपीट करेगा उससे, क्या शार्प अंतर बताया था हमने? फीमेल में जो गैमीट फॉर्मेशन है वो जब फीमेल अपनी वॉम्ब में होता है मदर के, तभी से उसमें गैमीट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जबकि मेल में प्यूबर्टी के भीतर बनता है। ये बेसिक डिफरेंस है। हाँ? चलिए, तो भैया गैमेटोजेनेसिस है, आपने प्यूबर्टी पढ़ा, प्यूबर्टी के बाद गैमेटोजेनेसिस पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस में आपने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों को पढ़ा, और दोनों के डिफरेंस को भी देखा। दोनों के डिफरेंस को भी देखा। क्या डिफरेंस लगा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में? हैं? क्या डिफरेंस देखा? कोई डिफरेंस नहीं देखा आपको, हैं? अच्छा एक बात बताइए, जब फीमेल जन्म लेती है, उसमें जो गैमीट्स बने हुए हैं वो किस स्टेज में होता है? उसकी स्टेज क्या होती है? वो उसके जो गैमीट्स हैं, क्या कह ऊसाइट कहेंगे उसे हम, हैं? ऊसाइट जो बना ना, कौन सी स्टेज में आता है बताओ, याद करो, हैं? मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहता है ना। क्या वो 2x होता है या x होता है? भाई मियोसिस है, कौन सी डिवीजन है? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन जानते क्या होता है? क्या होता है मियोसिस डिवीजन? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह जाते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन में? आधे। और जब एक फीमेल बच्चा जन्म ले रहा है, उसकी जो ओवरी है उसके अंदर जो oocytes पड़े हुए हैं, जो वो लेके आई है बहुत सारे oocytes, उनमें वो क्या है? वो 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उनमें? बताइए कौन सी ये बंद करो मोबाइल, अभी तुम्हें पहले इसी बात के लिए भगाया गया था, है ना। ये फिर शुरू हो रहा है। कोई बच्चा मोबाइल ऑन नहीं करेगा जब तक क्लास चल रही है। हाँ जी बताओ, कौन बताएगा? 2n होते हैं, क्यों 2n क्यों? मियोसिस तो हो गया उसमें शुरू,
तो जो डिवीजन होता है वो मेटाफेज में होता है इसलिए। क्योंकि सेल का जो क्रोमोसोमल डिवीजन है हाफ होना वो किसमें होता है, मेटाफेज में होता है। तो वहां क्या है, वहां पे तो कौन सी स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट अरेस्ट हुई है, प्रोफेज फर्स्ट। तो क्रोमोसोम का कोई डिवीजन हाफ में नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2x है। ठीक। अब जब प्यूबर्टी आएगी, व्हेन प्यूबर्टी टेक्स प्लेस, देन आइए, तब ओवरी से ओवा जाएगा। वो किस स्टेज में होगी, बोलो, ये पढ़ा चुका हूं मैं, ये पढ़ाया था मैंने जब oogenesis पढ़ाया था। कौन सी स्टेज में जाता है, क्या उसमें मियोसिस कंप्लीट हो चुका होता है या नहीं, क्या रिलीज करता है जब, क्या रिलीज करती है वो, क्या पढ़ रहे हो तुम, है? किसी बच्चे को याद नहीं, जबकि याद होना चाहिए था। उसमें मेटाफेज सेकेंड अरेस्टेड रहती है और उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या होता है वो, सेकेंडरी oocyte होता है ना, क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। अच्छा, ये चीजें याद होनी चाहिए थी आपको, आपने याद नहीं की है, आप केवल पढ़ रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, जबकि वो भी जरूरी है ना? सब जिस समय ओवुलेशन हुआ था, हमने बताया था आपको, तो हमने लेयर बताई थी एग की, कितनी होती है, कितनी लेयर रहती है उसमें, कौन कौन सी लेयर होती है, सबसे पहले बताओ कौन सी होती है। एक इसकी ओवम की, एनसीईआरटी ओवम ही लिख रही है, हालांकि इट इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये लेयर, इसकी एक लेयर होती है, इसे क्या कहते हैं, इसकी अपनी एक लेयर होती है ओवम की, इसका नाम क्या बताया था हमें, हमने, हैं, क्या बताया था, उलेमा। क्या है, उलेमा। इसके चारों ओर एक और लेयर है जिसका ना क्या नाम लिया था हमने, जोना पेलोसिडा। और उसके भी चारों तरफ एक और लेयर है जिसे हमने क्या नाम दिया था, हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या नाम दिया था हमने, कोरोना रेडिएटा। बाहर कोरोना रेडिएटा, इसके बाद जोनल पेलोसिडा, फिर उलेमा, एंड ये न्यूक्लियस है, और मेटाफेज सेकंड पे ये अरेस्टेड है। मेटाफेज सेकंड पे क्या है, अरेस्टेड है, रुका हुआ है, अरेस्टेड मीन्स रुका हुआ है वहां, मेटाफेज सेकंड के बाद ना। ये बात हमने बताई थी, याद आई कुछ या नहीं। आज हम आपको इससे आगे की बातें बताएंगे, है ना। हम पढ़ाएंगे आपको हाउ इट इज टेक प्लेस साइकली इन ए फीमेल, इन ह्यूमन बीइंग। और एक ये चूंकि साइकिल बनता है और ये रिपीट होता है, क्या बनता है, रिपीट होता है, इसलिए जितने भी मैमल्स हैं और प्राइमेट्स हैं, मैमल्स हैं और प्राइमेट्स हैं, उनमें एक साइकिल होता है, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसे हम क्या नाम बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वो मैमल्स जो प्राइमेट्स नहीं है, उनमें कौन सा साइकिल होता है, वेरी, क्या अंतर है इन दोनों साइकिल में, कोई बताएगा मुझे। ऑस्टस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिक अंतर क्या है, बेसिक अंतर ये है बेटा कि जो एनिमल्स हैं, या कैटल्स हैं, मंकी, सॉरी मंकी तो प्राइमेट्स में आ गया, कैटल्स हैं जो, या दूसरे जानवर, रैट डॉग वगैरह, ये जितने भी हैं, इनमें फीमेल जो है, इनकी फीमेल एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो इट इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, जब वो पॉपुलेशन के लिए तैयार होती है, दैट इज नोन एज देयर हीट पीरियड।
क्या कहलाता है वो इनका? हीट पीरियड कहलाता है। इन द केस ऑफ क्लाइमेट, चूंकि इट इज ए साइकिल, ये चलता रहता है लगातार, तो इसमें कोई हीट पीरियड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा है कि मेंसुरेशन साइकिल जो है, इट कंप्लीटेड या इट्स डिनोट इट कंप्लीट विद ब्लड ब्लीडिंग। क्या होता है इसमें? ब्लीडिंग होता है, जबकि जो कैटल्स में साइकिल है उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। ये दो मेन डिफरेंस है। ठीक, लेकिन आज हमें स्टडी क्या करना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाम कहां से आया है इस साइकिल? इसे क्यों कहा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल? जानते हैं आप? कभी? इट कम्स फ्रॉम मून। इट कम्स फ्रॉम मून। जैसे आपने देखा, मून जो होता है वो अपनी कलाएं बढ़ाता है 14 दिन में अमावस्या, एकादशी, और फिर वो पूरा होता है 28 डेज में। किसमें होता है? 28 डेज में। तो ऐसे ही प्राइमेट्स में और ह्यूमन में उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी 28 to 29 डेज। जो औसत कितना होता है टाइम? 28 to 29 डेज। वैसे किसमें ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एक औसत समय है। ठीक, अब 28 to 29 डेज ओवम को, ओवम तैयार भी होगा, फिर उसका ओवुलेशन भी होगा। इट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, वेदर ये फर्टिलाइज होगा या फर्टिलाइज नहीं होगा, संभावनाएं कहीं रहती हैं। उसी आधार पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है अपनी फेस को चेंज करती है। दो चीजें हैं इसमें, एक तो यूट्रस है और एक क्या है? ओवरी है। दोनों में ही ये साइकिल चलता है। ओवरी जो है, ओवरी में जो साइकिल चलेगा वो ओवरी की जो तैयारियां हैं, ओवरी को जो चेंजेस हैं, हम उसमें पढ़ेंगे। और यूट्रस की जब हम साइकिल, यूट्रिन साइकिल की जब हम बात करेंगे, तो जो यूट्रस में चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दो तरह का कॉन्सेप्ट है यहां पर, एक ओवेरियन साइकिल है और एक यूट्रिन साइकिल है। क्लियर? अब भैया, ओवरी में क्या क्या होता है? ओवरी में क्या क्या होता है? थोड़ा सा एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। 28 डेज है, तो भैया ये 14 डेज पहला दिन, और ये 28 होगी 20। ठीक, ओवरी में क्या क्या होता है? ओवरी में फॉलिकल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? फॉलिकल का निर्माण होता है। तो उसमें कौन कौन सी स्टेज आती है? फॉलिकुलर स्टेज है। कौन सी स्टेज है? फिर 14 डेज पर जो 14वां दिन होता है, यहाँ पर क्या होता है? ओवुलेशन होता है। तो ये ओवुलेशन है। एंड आफ्टर दैट है कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। आप जानते हैं क्या बनता है? ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो ल्यूटियल फेस है। तो 3 फेस मैंने ओवरी की बताई, कौन कौन सी है? पहली याद करो सब बच्चे, पहली कौन सी है? फोलिकुलर फेस, फिर ओवुलेशन, और फिर है ल्यूटियल फेस। ये तो हुई किसकी? ओवरी की। क्लियर? ये साइमल्टेनियसली है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस में भी जा रहा है। अब यूट्रस में सबसे पहले क्या है? सबसे कहां से शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? फर्स्ट ब्लीडिंग से। जिस दिन फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, वहीं से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या मानते हैं? शुरुआत मानते हैं। तो पहला क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 to 3 और 1 to 5 डेज होता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद क्या आएगा भैया? है उसके बाद क्या आएगा? फॉलिकुलर फेज। और यूट्रस में क्या होगा उसके बाद? यूट्रस में जब आ गया, उसके बाद यूट्रस क्या करेगा? यूट्रस क्या करेगा उसके बाद, बताइए?
देखिए यूट्रस में होता क्या है, मैं बता दूं यूट्रस का, इसे मोटा समझिए, इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बहुत छोटा छोटा समझिए। भाई यूट्रस की दीवार है, यूट्रस की कौन सी क्या है, दीवार। कौन है अंदर की दीवार, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को तैयारी करनी है, सारी तैयारी तो किसे करनी है, एंडोमेट्रियम। हमने कहां से उसकी शुरुआत कर दी, एंडोमेट्रियम रप्चर हो गई, डिसइंटीग्रेट होगी पहले से 5 दिन, है? 1 से 3 दिन होता है, 1 से 5 दिन भी किसी किसी में होता है, ये एक एवरेज है। उसके बाद भैया एंडोमेट्रियम जो टूटी है वो क्या करेगी, रिपेयर करेगी। अब उसे रिपेयरिंग करना है रिपेयरिंग, क्योंकि उसे अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तैयार होना है, अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तैयार होना, तो उसकी रिपेयरिंग होगी। और रिपेयरिंग के बाद सिक्रेटिंग होगा, रिपेयरिंग के बाद क्या होगा, सिक्रेटिंग स्टेज आएगी। क्लियर हुआ। एक डायग्राम आपकी किताब में है, एनसीईआरटी में दिखाई दे रहा है, कहाँ है, ग्राफ बना हुआ है, हाँ। उसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे सबसे पहला नीचे वाली लाइन पढ़िए, सबसे पहले क्या लिखी हुई है, मेंस्ट्रुअल फेस लिखी है सबसे पहले। उसके बाद ऊपर नीचे दो चीजें लिखी होंगी, ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है, प्रोली प्रोलीफरेशन, प्रोली एक फोलिकुलर और एक प्रोलिफरेशन। अब आप देखिए है ये लिखा क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है जानते हो, एक डायग्राम में दोनों स्टेज, दोनों की स्टेज दे रखी है, ओवरी की भी और यूट्रस की। ऊपर ओवरी की है, नीचे यूट्रस की है, ऊपर ओवरी की है, नीचे। ये बात दीगर है, जब यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फेज चल रही थी उस समय ओवरी में फोलिकुलर फेज ही चल रही होती, क्योंकि भैया ओवर रिलीज हो चुका था, है ना, अब तो नए फोलिकल की तैयारी करेगी। ठीक है, तो यहां पर जो मेंस्ट्रुअल फेज है बेटा, ये मेंस्ट्रुअल फेज किसके लिए है, यूट्रस के लिए। और इसके बाद ये कौन सी फेज है, फोलिकुलर फेज किसकी है, और प्रोलिफरेशन फेज किसकी है, और यहाँ पे कौन है बीच में, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसकी है ये, ओवरी की है। इसके बाद हमने बताया था ओवरी में क्या होता है बेटा, ल्यूटियल फेस, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ल्यूटियल फेस। और वहीं यूट्रस में क्या चल रही होती है, सिक्रेटरी फेस। पहले तो आप ये बताइए, ये डिफरेंस आपकी समझ में आया या नहीं आया, इसका मतलब समझ में आया या नहीं आया। और इस डायग्राम को समझने के लिए, ये डायग्राम को, इस ग्राफ को समझने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर। पहले कौन सी फेज यूट्रस में कौन सी चल रही है, मेंसेस कब माना, अच्छा एक और टर्म है, जब किसी गर्ल्स को पहली मेंसेस होती है तो दैट इज नोन एज मेना, इसे हम क्या कहते हैं, मेनार। और ये साइकिल मैंने कहा आफ्टर 28 डेज जो है रिपीट होता है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल तक जितने टाइम होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहते हैं उनमें मैंने पहले बताया था आपको कि एक निश्चित एज तक चलते हैं, है ना। एनसीईआरटी अप टू 50 इयर्स कह रही है, तो एक 50 इयर्स है। और जो 50 इयर्स के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब ये बंद हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। एक और बात इसमें हमने बताई थी, जो मेनार्क है और जो मेनोफेज है, वहां से वहां तक का समय क्या कहलाता है लेडीज का, रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। क्या कहलाती है वो, उसकी रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। यानी इतने समय के लिए ये जो है फीमेल रिप्रोड्यूस करके प्रोजनी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला डे कौन सा माना जाता है, फर्स्ट ब्लीडिंग डे, फर्स्ट ब्लीडिंग डे। अब जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। 28 दिन है, यहां से यहां तक ये 14 डेज है, क्या है, फोलिकुलर फेस। ठीक, और ये कौन सी फेस है, ल्यूटियल फेस। हमेशा ध्यान रखिए, ल्यूटियल फेस हमेशा 14 दिन की होगी, ल्यूटियल फेस हमेशा क्या होगी। अगर जब कभी बढ़ना घटना होगा ना, तो ये फोलिकुलर फेस में बढ़ाव घटाव होगा। सामान्यतः हमने कहा कि एक लेडीज की जो मेंस्ट्रुअल है वो 28 डेज है। अगर मान लिया किसी लेडी को जो मेंसेस होता है वो
5 डेज में होता है, उसका साइकिल 35 डेज का है मान लीजिए, हो सकता है। अब ये बताइए इसमें ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा, ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 21 डेज। कौन कह रहा है 21 डेज? हैं? 17 कौन कह रहा है? मैंने क्या बताया, आपने मेरी लाइन को पकड़ा नहीं है। वो 21 डेज ठीक कह रहा है, आपने मेरी लाइन को सही से पकड़ा नहीं है। मैंने कहा था जो ल्यूटियल फेस है वो हमेशा कितने दिन की रहनी है? 14 डेज की रहनी है भाई। तो भैया ल्यूटियल फेस के 14 दिन इसमें से घटा दो, ये तो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। अब कितने बचे? तो यानी ओवुलेशन 21 डेज में होगा उसे। समझ में आई बात या नहीं आई? ओवुलेशन फेस बढ़ती घटती फॉलिक्यूल्स बढ़ने घटने में टाइम ले सकता है, लेकिन जो बाद की फेस है जिसे हम ल्यूटियल फेस कह रहे हैं वो डेफिनेट होती है 14 डेज की। इस पे सवाल आए तो ऐसे ही जवाब देना, यानी कि 34 दिन पूछ रहे तो 17 दिन कर दो, है ना? 32 दिन पूछ रहे तो 16 दिन कर दो, और फिर गलत करके बैठ जाओ। उसमें से कितने घटाने हैं? 14 घटा दो। ये इसकी टेक्निक है। क्लियर? चलिए अब भैया आपने देखा था कि फॉलिक्यूल तैयार होता है, फॉलिक्यूल बनता है ना? ये है भैया अलग अलग स्टेज में आप देखेंगे है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। ये स्टेज याद है? भूल गए oogenesis के? कितने बच्चों को याद है? एक बच्चे को याद है, बस दो को, बाकी सब भूले पड़े। 3 को याद है। भैया भूलना नहीं है, भूलोगे तो मिसिंग कर जाओगे, भूलोगे तो मिसिंग कर जाओगे, मिक्सिंग मार जाओगे। ठीक, उसके बाद होता है, अब इस डायग्राम में आपको कुछ लाल और नीली लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। वो क्या है? हार्मोन्स के लेवल हैं। क्या है? हार्मोन्स के लेवल। कुछ हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं, और कुछ हार्मोन कौन बना रहा है? फोलिक ओवरी से है। ओवरी में कौन? ओवेरियन फॉलिकल से बन, ओवेरियन फॉलिकल से बन रहा है। क्लियर? तो भैया इसमें ध्यान रखना है, एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी से बनने वाले 2 हार्मोन है। कौन कौन से हैं? कौन बताएगा उनके नाम? पहले तो नाम बता दो, पिट्यूटरी से जो रिलीज होने वाले। वेरी गुड इल्मा, हाँ कौन कौन से हैं? FSH एंड LH। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा केवल वो बोले। बैठ जा बेटा, तेरा काम हो गया। इनकी फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? उसके बराबर वाला ही बताएगा, ये बताएगा बच्चा। हाँ बेटा बताओ क्या क्या नाम है? FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपके डायग्राम में जो ऊपर की तरफ 2 हार्मोन्स के लेवल दिखाए हुए हैं यहां पर, जिसमें FSH और LH के बारे में बताया हुआ है ना? तो आप देख रहे हैं जिस दिन ओवुलेशन का डे है उसे जस्ट थोड़ा सा पहले, वो एक दिन भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, है ना? वहां पर किसका पीक दिखा रखा है, और FSH का क्या दिखा रखा है? पीक है या नहीं है? जल्दी बोलो। कम है पीक है, लेकिन उससे, लेकिन है तो पीक ना। ये ठीक। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपसे पूछे वो कौन सा हार्मोन है जो ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग तो फॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करेगा,
ही रप्चर कराते हैं। तो कौन सा हार्मोन है बेटा? ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? हैं? कौन है? ल्यूटिनाइजिंग। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओवर रिलीज कर दिया तो उसमें क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो अब नए फॉलिक्यूल बनने के लिए किसे किसे तैयार होना पड़ेगा? सच को तैयार होना पड़ेगा भाई, नए फॉलिक्यूल की तैयारी करवाओ, है ना? तो आपने देखा कि इसका लेवल बढ़ा हुआ है। क्लियर? अब अगर आप यहां पर देखें, यूट्रस की दीवार के बारे में देखें, यूट्रस की वॉल को, एंडोमेट्रियम को देखें, तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है उसके, ये वो पोर्शन है जब वो पूरा होके ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग हो रहा है 1 to 5 डेज में, या 1 to 3 डेज। उसके बाद क्या हो रहा है भैया? फिर क्या हो रहा है? दीवार तैयार हो रही है, धीरे धीरे दीवार को मेंटेनेंस हो रही है दीवार में। डायग्राम में देख रहे हैं ना आपको? और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर वो वापस हो, अब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम भी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। कौन से? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी करता है वो थोड़ा सा, है ना? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो पीक है वो आप देखेंगे कब आ रहा है? जब ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है। यानी कि प्रोजेस्टेरोन में ये पीक तब आएगा जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा। जब एग क्या हो जाएगा? उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? क्या काम करता है? सपोर्ट प्रेगनेंसी। कैसे? हाउ? एंडोमेट्रियम को बना मेंटेन करके रखता है एंडोमेट्रियम को, भैया बने रहो। एंडोमेट्रियम को क्या करता है? आप अपना मेंटेनेंस बनाए रखें, क्योंकि फीटस आपके आके जुड़ने वाला है। 3 महीने तक आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है ना? तो प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल, पीक लेवल जो है आपने देखा होगा बाद में दिखाया गया। जबकि एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है? देखो हमें क्लियर होना चाहिए ना हर हार्मोन का काम, कि भैया ये हार्मोन यहाँ पे आया है तो किस लिए आया है, क्यों आया है। आइए, एस्ट्रोजन के आपने 2 पीक लेवल देखे होंगे। यस सर। 2 पीक लेवल दिखा रखे हैं या नहीं दिखा रखे हैं? कहाँ कहाँ? हैं? और आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों है। जब इसका काम समझ में आएगा ना तो काम से ये याद हो जाएगा। इस हार्मोन का काम है सेल डिवीजन को बढ़ाना। फॉलिक्यूल जब बनेगा तब भी सेल डिवीजन बढ़ना चाहिए, और जब एम्ब्रियो बन रहा है उसके बाद उसमें क्लीवेज होना है तो भी सेल डिवीजन बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए क्या नहीं बढ़ना चाहिए? तो दोनों जगह पे पीक दिखाई हुई है आप। अब ये चार्ट आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब बेटर समझ में आया कि नहीं आया? जो चार्ट आपकी बुक में बना हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे ही प्रश्न आएंगे। कभी सोचो कि ये नीला पीला करके देख दिया और प्रश्न नहीं आएंगे। इसे आप अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बना के वो पूछेगा, हाँ, कि कब पीक लेवल कब है। ओव्यूलेशन पे कौन से हार्मोन का पीक लेवल रहता है सबसे ज्यादा? है? अब देखो यहीं पे घुमा देगा वो आपको। आप कहेंगे एलएच, लेकिन एफएसएच का भी रहता है। वो जोड़े बना के देने लगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि दोनों का सबसे ज्यादा किसका रहता है। आप सिंगल सिंगल करके दे तो वहां एलएच हो जाएगा आंसर, ठीक है नहीं? तो ओव्यूलेशन के बाद कौन से हार्मोन का पीक लेवल रहता है? यहाँ पे भी 2 हार्मोन है। देखो बात को समझो, यहाँ पे भी 2 हार्मोन है क्या नहीं? प्रोजेस्टेरोन का भी है और, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ओव्यूलेशन के बाद किसका सबसे ज्यादा है, तो किसका है? या ओव्यूलेशन के तुरंत बाद किसका है? पहले तो किसका आएगा? प्रोजेस्टेरोन का आएगा, है ना? पहले इम्प्लांटेशन होगा। पहले क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होगा तभी तो क्लीवेज होगा। तो इसका मतलब इसकी जरूरत तो बाद में पड़ेगी, पहले तो इम्प्लांटेशन की जरूरत पड़े। क्लियर? समझ में आई ये बात या नहीं आई? है? अच्छा, एक चीज और, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो
अब यहाँ पर आपके कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है भाई, क्या बना हुआ है? यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, ओव्यूलेशन के बाद दो ही तो कंडीशन हो सकती है क्या? या तो एग का फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। क्यों भाई? ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन में क्या निकाला इसने? ओव्यूलेशन में ओवरी क्या निकालती है? क्या निकालती है ओव्यूलेशन के बाद? कौन बताएगा? इधर वाले नहीं, इधर से कौन बताएगा? सेकेंडरी साइट अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बार बार क्यों भूल जाते हो उसे, है ना? और अभी ये ध्यान में रखना है, इस सेकेंडरी साइट का भाई मेटाफेज के बाद प्रोसेस का पूरा होगा मियोसिस का। अभी ये बात छिपी हुई है, अभी अभी ये क्लियर नहीं करी हमने, क्योंकि इससे तो मियोसिस पूरा करना है ना। अभी जो है ऊटिड बाहर नहीं आया है, सेकेंडरी साइट तो आया है, ऊटिड नहीं आया अभी बाहर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कब आएगा भाई, इतना, है ना? यहां तक तो पढ़ लिया हमने, और अब तक ऊटिड बाहर नहीं आया, वो कब आएगा अभी से भी देखना है। एच सी जी क्या है? एच सी जी क्या है ये? नाम सुना है इसका कभी? एच सी जी का नाम सुना है कभी? सुना है, एक बच्चे ने सुना है, और किसी ने? तुमने भी सुना है, और किसी तीसरे ने? आपने भी सुना है, very good। अच्छा, क्या है ये? सही इंडिकेट कराता है प्रेगनेंसी है क्या ये? पहले तो ये बताओ, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या काम है इसका, है क्या ये? हार्मोन। कौन सिक्रीट करता है इसे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तो नहीं करता, प्लेसेंटा तो नहीं करता। हाँ, उसके आसपास की कोई चीज करती है, काफी पास पहुंच गए तुम वहां पर। कौन बताएगा? एसजीजी। ह्यूमन ऑर्गेनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन is secreted by developing embryo, secreted by developing embryo, ठीक? और ये जब सिक्रीट होता है बच्चे, तो ये हार्मोन जाता है कहाँ? कॉर्पस लूटियम को इंडिकेट करता है भाई बने रहो, प्रेगनेंसी हो गई है, अब आपकी जरूरत है, आप बने रहिए। और जब वो रहता है बना तो स्प्लिट करता रहता है, लेकिन ये ही यूरिन में भी आता है। आपने देखा होगा एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है यूरिन के थ्रू ना, तो उसमें कौन सा हार्मोन चेक होता है? इस हार्मोन की उपस्थिति के कारण ही प्रेगनेंसी का पता लगता है कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई। अगर हो गई, अगर हो गई तो किसका खेल खत्म हुआ है? कॉर्पस लुटियम का खेल खत्म हो गया। कॉर्पस को तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते रहना है, वो तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बना रहेगा। किसका खेल खत्म हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ, इसका लेवल डाउन जाएगा, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग का, भाई अब नया फोलिकल नहीं बनाना है अभी, है ना? अभी नया ओवा नहीं बनाना है, जब तक प्रेगनेंसी है जब तक नया ओवा नहीं बनना है। यही ओवा चलेगा, यही ओवा चलेगा जो आगे की ओर बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? सभी बच्चों को ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें आई है तो बताएं, पूछे। क्लियर? बताइए सर। अच्छा,
हैं? आप आपका टाइम क्या रहा आपने क्या मेरा आपका पास टाइम बताओ कल कुछ हो साढ़े 11 से करो आपका स्वागत बारह के बाद 11:30 11:30 से 12 से बात कर रहे हैं हाँ ठीक है और ठीक आ जाए ओके तमाम हाँ सीजी का फंक्शन हम बता रहे थे मेंटेन रखता है किसको कॉर्पस ल्यूटियम को कहता है भैया क्या करे जाओ हैं क्या करे जाओ प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते रहो क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है बनी रहेगी तैयार रहेगी उसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब परफेक्ट रहेगा है जब तक बच्चे को चाहिए क्लियर चलिए हम कुछ प्रश्न तो नहीं पूछ रहे थे इससे पहले प्रश्न पूछा था क्या हमने नहीं पूछा तो इट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई बात मुझे नहीं लगता कि मैंने छोड़ी है जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हो जो आपके एनसीईआरटी या इससे संबंधित हो हार्मोन सारे हो गए फेसिस सारी हो गई दूसरे की यूट्रस की भी ओवरी की भी और कोई डेट दिन हाँ अब भैया आ जाओ यहाँ तो ओम आ गया था अब ओवा क्या करेगा यहाँ पे जब ओवा आ गया बाहर सेकेंडोसाइट आ गया बाहर अब क्या करेगा वो इंतजार करेगा कितने दिन कितनी लाइफ होती है ओवा की बताओ 24 घंटे कितना 24 आवर्स इट वेट करता है स्पर्म है ना अगर स्पर्म आ जाए का लेकिन केवल स्पर्म का आना जरूरी नहीं है अभी आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है जो रीजन और एसएसएल में पूछा जा सकता है केवल स्पर्म का आना ही जरूरी नहीं है उनका साइमल्टेनियसली आना जरूरी है ठीक है नहीं ये नहीं कि स्पर्म आ गया तो भैया हो जाएगा काम नो है ना स्पर्म और उसका साइमल्टेनियस ही आना जरूरी है इसलिए कहा गया है ऑल कोपुलेशन या ऑल कोइटस इज नॉट फर्टिलाइजेशन कि ऑल कोइटस के बाद फर्टिलाइजेशन हो ये जरूरी नहीं है क्यों जब तक ये फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली कहां नहीं आएंगे कहां पड़ा है ये हुआ जानते हो कहां है ये किस अंग में पड़ा हुआ है फीमेल के कौन बताएगा हैं फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में वेट कर रहा है ये है ना अगर हम उस हिसाब से बनाएं तो भैया ये जो है ये सारी जो घटना घट रही है ये इंफंडिकुलम हो गया तो यहाँ मान लीजिए आपको एम्पुला पार्ट यहाँ है वो जब वो ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पर वेट कर रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा ये भी इंपॉर्टेंट है ओविडक्ट में होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है लेकिन फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है एम्पुला किसमें और करेक्ट है एम्पुला और स्टमस का जहां जंक्शन होता है वो प्रॉपर प्लेस है लेकिन अब एनसीईआरटी ने अब नए अपने उसमें केवल एम्पुला शब्द लिखते हैं तो हम एम्पुला ही मान के चलेंगे क्लियर हो गया नहीं तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट पढ़े हैं आपने कितने पार्ट होते हैं कौन बताएगा मुझे पीछे बताएंगे कोई
इधर से तू बताएगा भाई, खड़ा हो। क्या नाम तेरा? विजय कुमार। बताइए। 3 पार्ट बता रही है एक लड़की, उनके नाम बता दो। नहीं बता सकते, कौन बताएगा नाम? देखो तेरा पड़ोसी जानता है नाम, बता बेटा। किधर से चलेगा, प्रोक्सिमल सेंटर से या डिस्टल से? प्रोक्सिमल साइड से चलेगा, डिस्टल साइड से चलेगा? डिस्टल साइड से, चलो बताओ। है एम्पुला ही आ गया पहले ही, फिर तो गलत हो जाएगा। अगर डिस्टल साइड से आप चल रहे हैं और एम्पुला को पहले बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। हैं? इस्टमस है, वो तो प्रोक्सिमल साइड है बेटा। देखो, जिस साइड से कोई चीज जुड़ी होती है वो उसकी प्रोक्सिमल साइड होती है, और जिस साइड से कोई चीज स्वतंत्र रहती है वो उसकी क्या होती है, डिस्टल साइड। अगर आप देखें कि सपोज कीजिए ये पार्ट ओवरी है और ये ओविडक्ट है, तो ये यहां से जुड़ी है, तो ये कौन सी साइड हुई, प्रोक्सिमल, और ये कौन सी साइड हुई, डिस्टल। क्लियर? अब आप इधर से बता रहे हैं, इधर से बता रहे हैं, बताओ। एक तरफ से तो सीधा पकड़ना पड़ेगा। क्लियर रहो अपने कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट में घूमो मत, बिल्कुल शार्प क्लियर होना चाहिए, तभी जाके बायोलॉजी पढ़ने का मजा आता है। कौन बताएगा? हाँ, वो बताएगी। इनफेंडिबुलम आपने छोड़ दिया था, फिर उसके बाद एम्पुला, फिर इनफेंडिबुलम से क्या निकलता है, चलो ये बता दो, छोड़ दूंगा तुम्हें, माफ कर दूंगा, मैं जानूंगा कि तुम्हें आता है। इनफेंडिबुलम से क्या निकलता है, कुछ निकलता है क्या? कुछ चीजें, कुछ संरचनाएं निकलती हैं इनफेंडिबुलम से लगी हुई। कौन? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं क्या कुछ? हैं? कौन बताएगा क्या निकलते हैं? 3 बच्चे, हाँ। फिम्बरी, क्या काम है उनका? फिम्बरी का काम क्या है? पकड़ना भाई। ओवा निकला ओवरी से और झट से कर लिया। चलो, ओवा निकला ओवरी से और उसे झट से पकड़ने का काम है। ओवरी से जहां ओवा निकला और उसे झट से पकड़ लिया। ठीक है, बैठो। तो भाई हम बात, जब ओवुलेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। हमने कहा फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, एम्पुलर। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी क्या है, मेल गैमीट। क्या है, मेल गैमीट। अब मेल गैमीट के लिए जरूरी है, एक फिनोमेना आपने पढ़ी थी, इंसेमिनेशन। क्या पढ़ी थी, इंसेमी। क्या है इंसेमिनेशन? बताओ, कौन बताएगा इंसेमिनेशन किसे कहा था हमने? नहीं पता? नहीं पता क्या? किसे पता है? डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट्स इन वैजाइना इज नोन एज इंसेमिनेशन, और इसके लिए जाता है कोइटस। ये आता है थ्रू कोइटस, है ना। और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, अगर दूसरे तरीके से भी होता है। तो यहां पर इंसेमिनेशन के बाद, जब इंसेमिनेशन होता है तो कितने स्पर्म होते हैं लगभग, हैं? 10 हैं, 250 मिलियन। 2.5 to 5 ml semen is released in vagina during a normal copulation, and in that there are 250 million sperm, और उन 250 मिलियन स्पर्म में से केवल एक स्पर्म जो श्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, वही एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी रखता है, वही एग को फर्टिलाइज करेगा। अब बाकी स्पर्म, इतने सारा स्पर्म क्यों भाई?
आप जानते हैं कि यहां से जो स्पर्म चलेंगे और यहां तक कितने पहुंचेंगे, इनमें से कितने पहुंचेंगे? 200 से 250 तक ही पहुंचेंगे, है ना। बाकी स्पर्म रास्ते में क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्या कहा था मैंने? एक टर्म इस्तेमाल की थी मैंने, बताओ क्या टर्म आई थी? यहां से स्पर्म जाते हैं और यहां तक का ट्रैक इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमने एक टर्म इस्तेमाल की थी, बताओ क्या कहते हैं इसे? भूल गए? कैपेसिटेशन। एक टर्म हमने इस्तेमाल की थी, क्या? कैपेसिटेशन। यानी उन स्पर्म को अपनी एबिलिटी प्रूफ करनी होती है। बहुत से स्पर्म तो भाई जाना, चूंकि एसिडिक मीडिया है, क्या है? एसिडिक मीडिया है यहाँ पे, तो बहुत से तो स्पर्म उसमें ही मर जाते हैं एसिडिक मीडिया में। नंबर 2, वहां पे कहाँ थे वो? बॉडी से बाहर थे। वो वहां पर ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहे हो तो टेम्परेचर हाई है, कुछ टेम्परेचर की वजह से, कुछ टेम्परेचर नहीं सहन नहीं कर पाए, उसकी वजह से मर गए, है ना। फिर फैगोसाइट्स भी होता है कि भैया एक बाहरी बॉडी आ गई है, फैगोसाइट्स कुछ स्पर्म को खा के नष्ट कर देती हैं, है ना। और उनमें से कुछ ताकतवर स्पर्म जो अपने आप को एबल शो करते हैं, वही पहुंच पाते हैं कहाँ? व्हाट इज द टाइम? टाइम क्या होना चाहिए इसका? अभी मैंने बताया, अभी जिक्र किया था जब मैंने ये बताया। देखिए, दो चीजें हैं, है ना। इधर ओवुलेशन होके ओवा रिलीज हो और उधर से स्पर्म आ जाए एक साथ, तो दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर इसे वेट करना पड़ गया, अगर इसे वेट करना पड़ गया या ये टाइम से पहले यहां आ गए, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। पॉपुलेशन हो गया है बट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं इन दोनों का साइमल्टेनियसली वहां आना जरूरी। स्पर्म आप जानते हैं, स्पर्म की संरचना को जरा ध्यान से देखो तो स्पर्म क्या है? ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी ओनली सेल विच इज मोटाइल। क्या है? मोटाइल के लिए फरहान तुम खड़े हो, दो ही तो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो सूडोपोडिया हो, तीन, या तो सूडोपोडिया हो उसमें, या सिलिया हो, या फ्लैजेल। स्पर्म में क्या होता है इन तीनों में से? या तीनों में से कुछ नहीं होता? हैं? क्या होता है? टेल होती है। टेल तो एक कॉमन नेम है क्या वो वास्तव में? फ्लैजिलेटेड सेल। स्पर्म इज फ्लैजिलेटेड सेल। और कैसी हैं? हैप्लॉइड है। कैसी है? हैप्लॉइड, है ना। जो 200 से 250, बैठ जाओ आप, चुप रहो बेटा, जो 200 टू 250 स्पर्म यहां पर आए हैं, आर दे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक सिमिलर? वो फिनोटिपिक सिमिलर है या जीनोटिपिक सिमिलर है? कौन सी सिमिलरिटी होगी? है उसमें कौन सी सिमिलरिटी होगी? यानी वो बाहरी संरचना में एक जैसे हैं, पूरा रंग रूप कद काठी चाल चलन एक्टिविटी, या उनके अंदर जो डीएनए है वो सबका एक जैसा है क्योंकि ह्यूमन का डीएनए है वो, तो किसमें समान है वो? बताओ। जीनोटिपिकली समान है। क्या समान है? सब बच्चे इसकी बात से सहमत हैं या कोई असहमत भी है? हैं? सही है, बिल्कुल सही है। सारी संतानें एक जैसी ही होती हैं, सब थोड़ा थोड़ा सही है। सारी संतानें एक जैसी ही होती हैं, जेनेटिकली सेम है। जेनेटिकली सेम होने का मतलब क्या है? सेम क्रोमोसोम होंगे, सब में पकड़ा गया है बस सबको। क्या सारे स्पर्म में सेम क्रोमोसोम होते हैं? मतलब जो तू बता, मतलब तो तू समझ गया कि फंस चुका है तू।
सेक्स वाले सेम है, वाई वाई वाले सेम है आपस में, लेकिन दो सारे सेम नहीं है, सारे सेम नहीं है। हालांकि हालांकि बैठ जा बेटा, जेनेटिकली तो कोई भी सेम नहीं है। जेनेटिकली तो सारे स्पर्म सेम कैसे हो सकते हैं? फिर वेरिएशन कैसे? भाई भाई से डिफर कैसे? वेरिएशन कैसे हो सकता है ना? कहीं ना कहीं तो डिफर है, कहीं ना कहीं तो कोई जो न्यूक्लियोटाइड लगे हैं वो आगे पीछे हैं कहीं ना कहीं, है? एक भाई बीमार पैदा हो जाता है, अपंग हो जाता है, एक बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो चेंज था, इसलिए तो ये हुआ, है ना? तो हम ये कह सकते हैं दे आर नॉट अलाइक, वो एक जैसे नहीं होते प्राय कुछ। अब मोटे मोटे तौर पे देखें, कुछ में एक्स क्रोमोसोम लिए, कुछ वाई क्रोमोसोम लिए हुए हैं, तो भैया सारे स्पर्म एक जैसे। अब हम आते हैं इस ओवम को, जो हमने बताया था, कितनी लेयर लिए हुए है ये? तीन। कौन कौन सी है? कौन कौन? एक मिनट यहीं रुक जाओ, ये नाम दोबारा से मुझे सुनने हैं तुम्हारे से ही। मैंने एक बार नाम ले दिए इनके, कितने बच्चों को नाम याद है ये? यार वही तीन चार बच्चे हाथ उठाते हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे कोशिश? वाई यू आर नॉट ट्राइंग? वो गिने चुने चेहरे हैं, चेहरों की संख्या बढ़ नहीं रही है। मुझे ज्यादा चेहरे चाहिए, ज्यादा बच्चे चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा याद करे। लिस्ट आप सबको क्रैक करना है। अगर ये मन में अभिलाषा लिए हुए हैं तो बेटा ज्यादा से ज्यादा याद करो। फरहान बताइए। हाँ चलिए, हैं? जोना पैलेसिडा, कोरोना रेडिएटा, बिल्कुल ठीक। अब कोरोना रेडिएट तो हल्की फुल्की है। अब असली स्पर्म को पेनिट्रेट किसे करना है? जोना पैलेसिडा। किसको करना है? जोना पैलेसिडा को पेनिट्रेट करना है। अब स्पर्म की हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो भैया हमने एक स्ट्रक्चर स्पर्म का बनाया था, अगर आपको याद हो तो इस तरह का था कुछ स्ट्रक्चर, आपने देखा था? हैं? कितने बच्चों ने देखा था? चलो ये बता दो, ये क्या था सबसे ऊपर? टेल है। वाह, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। सिर को टेल बता रहा है। क्या है ये? एक्रोसोम है ये। क्या है? एक्रोसोम। कितने बच्चों को पता है एक्रोसोम कौन बनाता है? कौन सी संरचना एक्रोसोम का निर्माण कर रही है? एक बच्चे को पता है केवल, और जबकि वो प्रेजेंट भी नहीं थी मेरे उस लेक्चर में जब मैंने बताया था। ये सेल है, ये सेल के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक्रोसोम को बनाता है? हाँ इल्मा बता दे। गोल्जी बॉडी। क्या है ये? गोल्जी बॉडी बनाता है एक्रोसोम को। और इसके अंदर है क्या? एक्रोसोम में भरा क्या हुआ है? भरा क्या हुआ है? एंजाइम्स। क्या भरा हुआ है? एंजाइम्स भरे हुए हैं भाई, बहुत एंजाइम्स भरे हुए हैं। क्योंकि सब ये ऐसे है जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट या मिसाइल होती है, मिसाइल का हेड होता है, तो इसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? एंजाइम्स भरे हुए हैं। इट वर्क एज ए लाइसोसोम। कैसे काम कर रहा है ये? जैसे लाइसोसोम काम करता है, गलाता है चीजों को, ऐसे। ये बना तो गोल्जी बॉडी का है, लेकिन वर्क एज ए लाइसोसोम, एंजाइम से भरा हुआ है। और ये एंजाइम जो आपकी जोना पैलेसिडा है, इसे पेनिट्रेट कर देते हैं। इसे पेनिट्रेट करता हुआ स्पर्म कहाँ जाता है? अंदर। और कहीं अगर गलती से पढ़ लिया हो कि पूंछ बाहर छोड़ के आता है, नहीं, पूंछ सहित आता है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि टेल आउटसाइड रह जाती है, तो वो गलती मत करना, पूरा का पूरा, है ना, स्पर्म आता है अंदर। अब कौन सा स्पर्म आएगा? वही स्पर्म आ पाता है जो इस सेकेंडरी साइट पे सबसे ज्यादा, सबसे पहले जाके टच करता है इसे। सबसे पहले जाके टच करता है,
वही इसे पेनिट्रेट करता है और अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर पहुंचता है और ये मैसेज इस सेकेंडरी oocyte को मिलता है, इट कंप्लीट इट मियोसिस, जाके ये अपना मियोसिस कंप्लीट करता है, जो मेटाफेज सेकंड पे अरेस्ट हुआ। क्लियर हो गया? टाइम पता लग गया किस टाइम पे? ये बच्चे कंफ्यूज ना रहें, इस टाइम पे जाके ये अपना क्या करता है, अब बनता है। अब ये भी असमान होता है सेकंड में, है सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और ootids बनता है। अब वो ooted हैप्लॉइड है, वो ooted क्या है, हैप्लॉइड है। क्लियर? और भैया अब होती है क्या, सिनगैमी। क्या होती है, सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। भाई सारा टांटा तो यही है कि वो आधे डीएनए वो लिए पड़ा है, आधे डीएनए वो लिए पड़ा है, जाइगोट बनाना है तो दोनों के डीएनए मिलने चाहिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n नंबर में आने चाहिए, ठीक। लेकिन इसी के साथ एक और घटना होती है। अब आप कहेंगे कि एक्रोसोम तो सब में है, एक्रोसोम तो सब में है, तो सारे स्पर्म अंदर, बहुत सारे स्पर्म अंदर घुस सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? मेरा प्रश्न ये है, बताइए। बाकी स्पर्म अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, जैसे ही जोना पेलिसुडा एक स्थान से पेनिट्रेट होती है तो भैया ये हो जाती है दृढ़। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म कण है ना, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, किनारों पे एक बैरियर बना लेते हैं, चारों तरफ दीवार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं, एक मजबूत एक कवरिंग बना लेते हैं। अब नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं। अब कोई एंट्री नहीं, ठीक है। तो केवल एक ही स्पर्म जा पाता है। अगर बहुत सारे स्पर्म जाते हैं तो भैया 2n से 3n बनते हैं, है ना, कहीं स्पर्म हो जाते हैं फिर तो, है ना, और सारे फ्यूज हो जाते हैं, तो भैया ये जाइगोट कहाँ जाता है, ये तो सर्वाइव नहीं कर पाता, ये जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पाता। अब मेरा अगला प्रश्न, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये बताएंगे क्या ये प्रेगनेंसी हो गई, क्या हम HGC का जो टेस्ट है वो कराएं तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हालांकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इस टाइम पे कराए तो है? दिमाग लगाओ कि मैंने क्या हिंट दिया था आपको। इस हार्मोन को निकालता कौन है, ये आएगा कहां से, यूरिन में? पहले तो ये सोचो क्या कहा था मैंने, हैं? एम्ब्रियो की कौन, एम्ब्रियो की जो बाहर, अभी बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा ये मान के चलो एम्ब्रियो, अभी ये एम्ब्रियो नहीं बना। एम्ब्रियो कब बनता है, जब इसमें क्लीवेज शुरू होगा, क्लीवेज शुरू होगा तो दीवारों में आएगा, है ना। तो अभी ये एम्ब्रियो तो नहीं बना, तो अभी प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी हम कब तक नहीं मानते, जब तक इसका फर्टिलाइजेशन प्लस इम्प्लांटेशन ना हो जाए। अभी तो ये पड़ा हुआ ही ओवरी में ही है, अभी तो ओवरी से बाहर ही नहीं निकला, अभी तो ओवरी से बाहर नहीं निकला, क्या करेगा ये पड़ा हुआ, और दिन हुए हैं 15 या 16, 15वां दिन हुआ है। मैंने कहा ना 24 घंटे जाके प्रेग्नेंट हुआ, तो 15वें दिन फर्टिलाइज ये आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, या 15वें दिन कैसे, 15.5 दिन हो गया, 16वें दिन हो गया, एंड आफ्टर दैट क्या करेगा ये, डिवाइड करना शुरू होगा, क्लीवेज शुरू होगा, इसमें क्या होगा, क्लीवेज शुरू होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 8 सेल हो जाएंगी और मोरुला स्टेज आ जाएगी। कौन सी स्टेज आ जाएगी, मोरुला स्टेज में क्या होता है, मोरुला स्टेज क्या होती है जानते हैं, मोरुला में कोई कैविटी बीच में नहीं होती, कोई कैविटी बीच में नहीं होती, मतलब एम्ब्रियो जो है डिवाइडेड रहता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, हम ये कह सकते हैं कि भैया ये एक एम्ब्रियो डिवाइड होके आ गया, लेकिन इसके अंदर कोई, ये अंदर से बिल्कुल सॉलिड है, जैसे मलबरी होता है। मलबरी जानते हो, कितने बच्चे जानते हैं मलबरी को? एक बच्ची जानती है मलबरी, और कोई नहीं जानता मलबरी। क्या होता है मलबरी?
मलबरी शहतूत को बोलते हैं। मलबरी किसको बोलते हैं? शहतूत को बोलते हैं। हाँ, और एक और मिलता जुलता शहतूत, सेम कुछ में शहतूत है, और एक और जेट फल मैं बता देता हूँ, शरीफा, ग्रीन कलर का, बिल्कुल उसके जैसा लगता है, सॉलिड है, सैल्ड बना हुआ है ना। मलबरी भी, उसकी शेप बदल गई मलबरी की, लेकिन सेल वैसे ही चिपकी हुई, ठीक है ना। तो भैया मोरूला आ गए। तो मोरूला के बाद अब ये चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि जोना पेलसुडा अभी भी बनी हुई है। जोना पेलसुडा अभी भी क्या है? बनी हुई है, सख्त दीवार है। और भैया प्लेसेंटा डेवलप होने के लिए तो ये दीवार हटनी चाहिए। ये दीवार क्या होनी चाहिए? जब तक हटेगी नहीं, जब तक इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, ठीक है। अब होता यह है बच्चों कि मोरूला, मोरूला के बाद 8 से 16 स्टेज सेल आ जाती है, और फिर ये ब्लास्टो, ब्लास्टुला क्या बनता है। लेकिन ब्लास्टुला में एक डिफरेंस आ जाता है, इसके बीच में कैविटी बननी शुरू हो जाती है। क्या बननी शुरू हो जाती है? और ये सारी सेल रीअरेंज होती है। सारी सेल क्या होती है? रीअरेंज होके एक बाहर लेयर बन गई इसमें, और कुछ सेल इधर इकट्ठी रह जाती है, ये, और ये बीच में एक कैविटी बन, ये ब्लास्टो, इसे ब्लास्टोसिस्ट भी कहा गया। मैंने शुरू में एक टर्म यूज की थी ब्लास्टोसिस्ट, याद हो आपको? इम्प्लांटेशन के बाद जो नई टर्म मैंने क्या यूज की थी? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब भैया ये जोना पेलसुडा वगैरह को सबको मिला गुलू के एक तरफ कर देते हैं ये, और ये जो ओवा जो है, ये आ जाता है कहाँ? ये चलते चलते हो रहा है ये काम, और अब आ जाता है किसमें? यूट्रस में। अब यूट्रस में आ गया। यूट्रस में आते ही एकदम नहीं चिपकता ये, है ना। यूट्रस की दीवार जो है वो तैयार है इसे फीडिंग करने के, ठीक है। और वो फीड छोड़ के घूमता है, यूट्रस मुआयना कर घूमता रहता है और अपना फीड लेता रहता है। 3-4 दिन के बाद, आफ्टर 3 to 4 days, ये क्या करता है? इसमें प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा में कौन कौन निर्माण, प्लेसेंटा के निर्माण में जानते कौन कौन भाग ले रहा है? इसकी जो एम्ब्रियो की जो आउटर मेम्ब्रेन और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? प्लेसेंटा। और ये चिपक जाता है, क्या होता है? चिपक जाता है। और जब ये चिपक जाता है, तभी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? HCG। और HCG अब कहाँ आने लगता है? ठीक है ना। अब जब HCG आने लगता है भैया यहाँ पर, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आ जाता, प्रेगनेंसी टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है इसका। क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट। अब इसमें भैया डेवलपमेंट होगा, पहले महीने में हार्ट बीट आ जाती है बच्चे, हार्ट बीट हो, सबसे पहले क्या चीज आती है? हार्ट। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट आ जाती है बच्चे में। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के देखने लगता है कि भैया बच्चे की हार्ट बीट आ गई है। आप देखेंगे कि जो एम्ब्रियो है कि ये 3 लेयर होता है, एम्ब्रियोनिक 3 लेयर होते हैं। कितनी लेयर होती है? कौन कौन बताएगा कौन सी होती है? नाम उनके किस किस को याद है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर हैं, क्लासिफिकेशन वाले लेसन में भी आपने पढ़ा है, खूब जिक्र आया है उनका। आ इधर से आ रही है आवाज, हाँ बता बेटा। ठीक है, बोल दे। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड ये प्लास्टोसील स्टेज में ही बनती है। और किससे बनती है? ये जो सेल का गुच्छा है इनसे। ये ट्रोफोप्लास्ट लेयर है, बाहर वाली लेयर तो केवल खाने पीने के काम है, चिपकने के काम करती है। लेकिन जो तीनों लेयर बनती हैं, ये जो इनर एम्ब्रियोनिक सेल है, इनसे 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये ही तीनों लेयर अन्य हिस्से बनाने शुरू कर देती हैं।
अन्य हिस्से बनाने शुरू कर दे बॉडी के। ठीक है, तो भैया हार्ट बनता है, फिर लंग्स और इंटेस्टाइन लिम्स बनते हैं, है ना, फिर एंड में बाल वगैरह सब, ये सब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर 9 मंथ, अच्छा हाँ, इसी बीच क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है। क्या बनता है, किसमें, प्लेसेंटा में और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में एक कोड के द्वारा, एंड इट इज नोन एज अम्बिलिकल कोड। क्या होती है, अम्बिलिकल कोड। क्लियर, और आफ्टर 9 मंथ अ न्यू बेबी इज रेडी टू बर्थ। ठीक, वो बर्थ ले लेता है और एक धीरे धीरे विकसित होकर नई अवस्था की ओर पहुंच रहा है। इज दैट क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया है, क्यों भाई, समझ में आया, किसकी नहीं समझ में आया। अब दूसरे हार्मोन्स की कहानी शुरू हो जाती है भैया, है ना, कुछ और हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होंगे, हैं, लेवल प्रेगनेंसी के द्वारा प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोलैक्टिन किसके लिए, मिल्क को प्रोड्यूस करने का हार्मोन्स है। और मिल्क को रिलीज करने वाला हार्मोन कौन सा है, देखो दो चीजें हैं, एक मिल्क का प्रोडक्शन और एक मिल्क का रिलीज करना, बताओ कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। क्या है, एक हार्मोन है रिलैक्सिन। क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो बर्थ के टाइम पे एक रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। वो हेल्प करता है किसमें, मेंस्ट्रुएशन, हेल्प करता है किसमें, बच्चे के जन्म। हाँ, जो पैल्विक गर्डल है उसे रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे कि बर्थ जो है बच्चे का आसानी से हो सके। और जो आपकी यूट्रस की वाल है, कौन सी वाल हेल्प करेगी इसमें, है, कितनी वाल होती है यूट्रस में, तेरह। तुम्हें तो वाल नाम किसे पता है, जिसे तो तीन बताए उसे नाम पता होगा, बाकी को नाम भी नहीं पता होगा, है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम तो आप देख रहे हैं कि भाई उसे प्लासेंटा को चिपकाए हुए भोजन वगैरह की व्यवस्था की है। मायोमेट्रियम बर्थ के टाइम पे हेल्प करेगी, है ना, कि उसे उसमें कंट्रक्शन होगा और बर्थ होता है। इज दैट क्लियर, तो भाई ये था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने आपको पढ़ाई हैं और आपने याद नहीं की, आपने याद नहीं की है। ग्रेफियन फॉलिकल का नाम कितने बच्चों ने सुना है, ग्रेफियन फॉलिकल, 3 बच्चों ने सुना, 4 ने सुन लिया, 5 ने सुन लिया, बाकी ने नहीं सुना ग्रेफियन फॉलिकल। हाँ, फिर क्या सुना तुमने भाई, अगर ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना तुमने, ये तो सही बात नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हैं आपको तो आपको एक एक बात का पता होना चाहिए, हाँ? अब ये तो प्रश्न पूछना ही आपसे, जब नाम ही नहीं सुना तो कहाँ बनता है भाई ग्रेफियन फॉलिकल, ये तो पता ही नहीं होगा। फॉलिकल से कुछ याद आ रहा है, इसके साथ फॉलिकल जुड़ा हुआ है तो इससे कुछ याददाश्त आ रही है वापस, नहीं आ रही है वापस, और जिद्दी याददाश्त है आप लोग, जो वापस ही नहीं आती, है ना। अच्छा, कितने बच्चे बताएंगे मुझे, खड़े हो वो बच्चे जिन्हें पता, अभी हाथ उठाए थे कुछ बच्चों ने ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में, आपने बताया था ना, हाथ उठाया था, बताओ क्या बता रहे हैं? ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, कहाँ कब बना, कैसे बना। टर्शरी फॉलिकल होता है, वो ग्राफियन फॉलिकल भी तो होता है। जो फोलिकुलर स्टेज है
मैं बताया ना फोलिकुलर स्टेज है ओवरी की, ये देखो फोलिकुलर फेस है, वहां पर फोलिकल जब डेवलप करता है, वैसे पूरा बताओ तो इनकी समझ में आएगा। फोलिकल डेवलप करेगा, फोलिकुलर डेवलप करके क्या बनाएगा, प्राइमरी, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, एंड टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ही क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है ना। बैठ जाओ। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, अभी हमने ये नहीं बताया, अभी उसका भी जिक्र करना है। अभी तो हमने बताया कि भाई प्रेगनेंसी हो गई, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तब इस ग्राफियन फॉल, अब भाई ओवा तो ठीक है, ओवा, ओवा का क्या होगा, खा पी के नष्ट कर देंगे उसे, तो फैगोसाइटोसिस हो जाएगा उसका। ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। फिर अच्छा ये बताओ, पहला तो एक क्लियर ये बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो, या प्रेगनेंसी होने पर ही बनता है, पहले तो ये क्लियर करो सारे बच्चे। ग्रेप है, कॉर्पस ल्यूटियम तो बनेगा, है ना। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तब कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ जाता है, क्योंकि फिलहाल कहाँ है वो, फिलहाल कहाँ है कॉर्पस ल्यूटियम जब ओवुलेशन का टाइम है, बताओ। ओवरी में, कहाँ है, ओवरी में है। और अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है एग, तब इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कभी मत सोच लेना कि ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है उसके साथ बह के बाहर आता है ना, ये कभी मत सोच लेना। उसमें तो जो यूट्रस की दीवार रप्चर हुई है ना, उसके हिस्से होते हैं, ठीक है ना। बच्चे कभी कभी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो ओवरी के अंदर ही डीजनरेट होता है। क्या होता है, डीजनरेट होता है। क्लियर, ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, तो इसलिए मैं उन पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ आपको कि भैया यहाँ पे अटकना नहीं, क्लियर होना है कहाँ क्या पॉइंट आपको याद करना है, ठीक। अच्छा, तो पता लग गया कि क्या होता है। खड़े हो, तो अभी कुछ बोलो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने किस किस के फेस बताए, क्या क्या बताया, क्या बात बताई, जरा क्लियर करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस में चेंज आता है, कुछ नाम बताए थे मैंने। अच्छा ओवरी की फेस बताओ, ओवरी की जो चेंज है उसकी फेस कौन कौन सी है, ओवरी की। हाँ, ओवरी में क्या क्या मैंने बताया था, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें किस किस की बताई थी मैंने, चेंज, ओवरी एंड यूट्रस। ये साइकिल दोनों में चल रहा है साइमल्टेनियसली, यूट्रस अपनी काम कर रहा है, ओवरी अपना काम कर रही है। तो उसी आधार पे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज को दोनों में अलग अलग बांटा है। सबसे पहले मैंने ओवरी को कितने भागों में बांटा, क्या क्या नाम है उनके वो बताओ। फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, हैं, 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 ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है ओवरी में, ल्यूटियल फेस होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, नहीं तो ल्यूटियम बनता है तो ल्यूटियल फेस आ गई कि नहीं आ गई, बैठो। ये तो हुआ ओवरी की फेस। और यूट्रस की कौन कौन सी फेस है भाई, कौन बताएगा मुझे यूट्रस की फेस, इल्मा ही बताएगी, चलो बताओ इल्मा। हाँ, क्वालिफिकेशन फेस और सिक्योरिटी फेस। बैठ जाओ। जब यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन फेस चल रहा होता है तब ओवरी में कौन सा फेस चल रहा, जब यूट्रस का मेंस्ट्रुएशन फेस चल रहा होता है तब ओवरी में कौन सा फेस चल रहा हो, है,
सेक्रेटरी फेस होता है ओवरी में? अभी किसने अभी तो 3 फेस बताया, उसमें सेक्रेटरी फेस का नाम तो नहीं था उसमें। सेक्रेटरी फेस तो उसमें किसने बताया? उसने यूट्रस में बताया। तो हमने क्या पूछा है प्रश्न, जब मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा होता है यूट्रस में, तो ओवरी का कौन सा फेज चल रहा होता है? फॉलिकुलर फेज चल रहा है। कौन सा फेज चल रहा होता है? फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है। फॉलिकल्स के निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है ना? फॉलिकल के निर्माण में कौन सा हार्मोन भाग लेता है? किस हार्मोन की भूमिका होती है फॉलिकल के निर्माण में? हैं? एफ एस एच। बिल्कुल ठीक है, याद रखनी है ये बातें। अब मैं एक एग्जैक्ट पर्सन उठा के पूछ रहा हूँ किसी बच्चे को, क्योंकि ये मैंने काफी जोर दे के समझाया था, जब मैंने समझाई थी ये बात है। ये किसी बच्चे से पूछूंगा, पीछे वाले बच्चे सोचे कि हमसे नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, पीछे वाले बच्चों का ही नंबर है। वो सबसे पीछे बच्ची बैठी है, क्या नाम बेटा तेरा? है बेटा, इतना पीछे क्यों बैठ गई? ये आगे खाली पड़ी है, ये इधर आ जाते तो यहाँ पे भी बैठ जाते। कुछ बच्चे बात ज्यादा सुनते ध्यान से, बैठना जो है जो थोड़ा क्रम से कर लिया करो, है ना? तुम भी पीछे को बैठो, इतना यहाँ नहीं बैठ सकते, आगे नहीं थे, 4 तो बच्चे थे तुम। बेटा ये बताओ, ओव्यूलेशन होता है? ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? नहीं, अगला बच्चा, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन? तुम्हारा क्या नाम है? आयुषी। हाँ, आयुषी भी नहीं बता रही है, फातिमा नहीं बता रही है। नेक्स्ट बच्ची खड़ी हो जाए। इन पीछे वाले बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कि मेरी आवाज इन तक पहुंचती भी है नहीं। आप बताओ, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए? चुप। नेक्स्ट, एलएच। आपका नाम क्या है? फरहा। फरहा ने बिल्कुल सही बताया है कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एच। अगली बच्ची खड़ी हो जाए, फरहा बैठ जाओ। नेक्स्ट बच्ची खड़ी हो जाओ। बेटा ये जो एलएच एलएच बताया इसने, फरहा ने, इसका पूरा नाम क्या है? नहीं पता, क्या नाम आपका? अलीशा। अलीशा भी नहीं बता पा रहे। नेक्स्ट। हाँ, आपको भी नहीं पता, तुझे तो पता होगा, खड़ी होकर बता। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ल्यूटियल हार्मोन है ना, ल्यूटिनाइजिंग सही वर्ड है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। बैठिए। अब एक प्रश्न सबसे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल? आपने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे, आप बैठ जाओ बच्चे, याद करके आया करो, है ना? क्लास में भी याद किया करो, अच्छा अच्छा, ज्यादा याद करो। जितना ज्यादा याद करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? अब मेरा प्रश्न सब बच्चों से है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल? कौन बताए? एनसीईआरटी को देखो, मैंने आपसे कहा था कि इस डायग्राम पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस डायग्राम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब इस डायग्राम को आप बहुत गौर से और ध्यान से देखेंगे, तो आप हार्मोन का नाम भी बता पाएंगे। जो मैंने डायग्राम बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। अच्छा हाँ, एक चीज और भी तो है,
एक और डायग्राम भी था ना, सबसे लास्ट में स्पर्म वाला था, एक प्रेगनेंसी का वो का डायग्राम में दे रखा था, वो भी बताओ क्या पढ़ा आपने इसमें, कौन सा हार्मोन आया? दोनों है। अबे दोनों नहीं, चारों हैं। दोनों नहीं, चारों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, डायग्राम का बता दिया मैंने, उसमें हार्मोन्स कह रहा हूँ मैं, देख लो, और फिर भी तुम दो दो करे जा रहे हो भैया। और मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस और ओवरी दोनों में चल रहा है, तो दो हार्मोन उसके हैं, दो हार्मोन उसके हैं भैया, इतने चारों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? खड़ा करो जरा बात को। हैं? अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम मैंने पूछ लिया तुम्हारे से। एस्ट्रोजन भी तो रिलीज होता है ना, होता है रिलीज, क्या करता है एस्ट्रोजन? सेल हेल्पिंग सेल, प्रमोट सेल डिवीजन है ना, प्रमोट सेल सेल। इस रिप्रोडक्शन को आप एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, ठीक है, और अच्छा पढ़े, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सही सटीक जानकारी के साथ पढ़े, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े और आप सही जवाब देने के लिए काबिल बने। इन डायग्राम्स को जरूर देखिए। एक डायग्राम और है, देखिए, एक खोलिए सबसे लास्ट, ये वाला बॉम्ब वाला, दिस वन। हाँ, उसमें तो दिखा रखा है कौन सी स्टेज कहाँ से निकल जाती है, तो मतलब दिखाया था वो। इसमें देख रहे हैं आप, चार फीटस और एम्ब्रियो, दो टर्म है, एक एम्ब्रियो है और एक फीटस। क्या फर्क एक बार शायद मैंने पहले बताया, मुझे याद पड़ रहा है, कब उसे फीटस कहते हैं और कब तक एम्ब्रियो कहते हैं? एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4। जब तक वो 8 वीक का है, क्या है? तो इट इज नोन एज एम्ब्रियो। और आफ्टर 8 वीक यानी 9th वीक में जब लगा, तो क्या बन गया वो है? वो क्या बन गया? एम्ब्रियो से फीटस। एम्ब्रियो से क्या बन गया वो? फीटस बन गया, है ना। 8 वीक तक एम्ब्रियो कहते हैं, और 8 वीक के बाद उसे हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। क्लियर? ये एक बार मैंने पहले बताया था आपको शायद, याद नहीं भूल गए। एक और चीज मुझे पूछनी थी इसमें, हाँ, वो डायग्राम देखा आपने है? जहां सर्विक्स है वहां पे कुछ देखो, वहां पहले तो सारी लेबलिंग पढ़ो ध्यान से, इस डायग्राम की लेबलिंग पढ़ो, उससे संबंधित कुछ नहीं। तो मैंने डायग्राम का एक वॉर्म दिखा रखा है, वॉर्म के अंदर एक फीटस है, ठीक है, दिख रहा है ना फीटस, इसे देखो ध्यान से, सारी लेबलिंग पढ़ो। पढ़नी है? जहां सर्विक्स दिखाई है, सर्विक्स में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्लग ऑफ म्यूकस। व्हाट इज दिस प्लग ऑफ म्यूकस? प्लग ऑफ म्यूकस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? प्लग ऑफ म्यूकस, प्लग का मतलब जानते हैं? प्लग का मतलब क्या होता है? एक तरह का ढक्कन, एक तरह की एंट्री को क्लोज करना। जब अंदर फीटस, जो सबसे कीमती है, जो सबसे सुरक्षित रहना चाहिए एक मदर के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कि भाई कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई पैथोजन उसे अंदर प्रवेश करके नुकसान ना कर दे, तो सर्विक्स जो है नैरो होकर एक म्यूकस सिक्रीट करके उस रास्ते को भी बंद कर लेती है, तब तक के लिए जब तक कि उस बच्चे का डेवलपमेंट पूरा पैथोजन से सुरक्षा है, ठीक है ना।
इन्फेक्शन बच्चे को ना लग जाए, उससे सुरक्षित रहता है बच्चा। ठीक। कौन से महीने में, कौन से महीने में एक डॉक्टर पहचान सकता है कि जो फीटस है वो अलाइव है, सुरक्षित है, अपने स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके। वैसे तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, लेकिन अपने स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके। मैंने इसके साथ एक शर्त जोड़ दी है। क्या होता है फर्स्ट मंथ के बाद? हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। हार्ट बीट देखी जाती है स्टेथोस्कोप से ना, हार्ट बीट ही देखी। ठीक है, तो भाई और बढ़िया पढ़ो। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ आज की पढ़ाई से तुम्हारी। मैं चाहता हूँ कि आप और बढ़िया पढ़ें, अच्छा पढ़े। हमारा टाइम कितने बजे तक होता है? सॉरी, तुमने याद नहीं दिलाया। हैं? याद दिला दिया है। चलो थैंक यू। आप बच्चों ने इतनी शांति के साथ मेरी बात को सुना, लेकिन मेरी शांति से एक बात भी माना। याद, हाँ, याद करते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमने जो पढ़ाया बच्चे उसे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।